जय श्री महाकाल दोस्तों। क्लास 10th में मध्य प्रदेश बोर्ड में क्लास 10th में 2000 आपके जो है 25 का वार्षिक परीक्षा का जो पेपर है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है 2027 की वार्षिक परीक्षा के लिए। इसको आप देखकर पढ़ेंगे तो बहुत ही आपके जो है नंबर जो है कवर होंगे। किस प्रकार का पेपर आता है और इससे ज़्यादा प्रश्न भी इसी पेपर से पूछे जाएंगे 2027 की जो परीक्षा रहेगी, क्योंकि देखो 2026 की जो परीक्षा थी उसमें आपके 24 की परीक्षा के सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए थे। तो इसलिए आपको इस दृष्टि से भी आपको जो है बहुत अच्छे से याद रखना जरूरी है। अभी तक आपने चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करना जो बहुत जरूरी है प्यारे दोस्तों। आपके अपने फास्ट लर्न यूट्यूब चैनल और ऐप भी है आपके फास्ट लर्न, आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हो और फ्री वाले भाग में देख सकते हो इसको। चलो देखते देखे अपन यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत प्यारे प्रश्न है। देखो आपके हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 का है ये, आपके गणित का, मैथमेटिक्स का, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में है। टोटल क्वेश्चन आपके 23 है। टोटल प्रिंटेड पेज इसमें 16 प्राप्त है आपके। 3 घंटे का जो है समय दिया जाता है आपको इसको हल करने के लिए। किसी भी प्रश्न के अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों के बीच विसंगति के मामले में हिंदी संस्करण को अंतिम मान्य माना जाएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी है उनके लिए ये विशेष याद रखना है। ठीक है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से जो 5 तक के जो प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है आपके 1 से 5 तक के जो प्रश्न है। ठीक है, 30 नंबर का जो भाग है आपके। प्रश्न क्रमांक 6 से 23 में आंतरिक विकल्प दिए जाएंगे, मतलब अथवा में भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपके। अथवा के प्रश्न भी दिए जाएंगे जहां आवश्यक हो स्वच्छ और नामांकित चित्र बनाए। आपके जो है यहाँ पर देखो ये पहला प्रश्न आ जाता है सत्य असत्य का। बहुत ही प्यारा है, निम्न में से सत्य है कि असत्य है। आपके डायरेक्ट यहीं से स्टार्ट होता है। कौन सा आपका सत्य है कौन सा असत्य है ये आपको बताना है इसमें से। देखो आप कमेंट में भी लिख सकते हो आप कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, इसके बारे में आप जो है कमेंट सेक्शन में भी जो है लिख सकते हो आप। देखो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। क्या कह रहा है वो कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो देखो समरूप त्रिभुज वे त्रिभुज होते हैं जिनकी संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपातिक, बराबर नहीं होती है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपातिक होती है। बराबर हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है अगर वो समरूप है तो। लेकिन संगत भुजाएं समानुपातिक तो होती सही है और संगत कोण बराबर होते हैं। तो देखो वो क्या कह रहा है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, तो हो भी सकते नहीं भी होते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। लेकिन सर्वांगसम त्रिभुज अगर वो है तो उनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। सर्वांगसम त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, सर्वांगसम सर्वांगसम त्रिभुजों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, और समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी होते हैं, इसका ध्यान रखना है। अगर क्योंकि दो सर्वांगसम त्रिभुज भी समरूप त्रिभुज होते हैं, इसका अपने को ध्यान रखना है। दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम है तो वो भी त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होते हैं। तो अगर मान लिया वो सर्वांगसम है और समरूप है तो फिर उनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। लेकिन इसने क्या कहा कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, सदैव इसने लगाया, इसलिए ये क्या रहेगा आपके असत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके असत्य, असत्य कथन रहेगा ये। ठीक है, अगर ये सदैव हटा देता तो फिर हो जाता सत्य। यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है आपके, देखो क्या कह रहा है कि आपके एपी 1, 2, 3 एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, 1.2, 1.3 एक समांतर श्रेणी है। श्रेणी नहीं है ऐसा कह रहा है कि ये जो है एक समांतर श्रेणी नहीं है, ऐसा कह रहा है वो कि ये समांतर श्रेणी। तो आपके क्या कहा उसने कि 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3 डेस 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 एक समांतर श्रेणी नहीं है, ऐसा कह रहा हो। देखो अगर समांतर श्रेणी है
तो उसमें सार्वंतर क्या होंगे, समान होंगे। अगर समांतर श्रेणी है तो उसमें सार्वंतर क्या होता है, समान होता है। मतलब पहले दोनों पदों का सार्वंतर, दूसरे तीसरे पदों का सार्वंतर और तीसरे चौथे पदों का सार्वंतर क्या होता है, बराबर। और सार्वंतर कैसे निकालते हैं, अगले वाले पद में से उससे पहले वाला पद घटाकर निकाला जाता है। तो देखो अपन दो में से एक घटाएंगे, दो में से एक घटाएंगे तो यहाँ तो एक बच जाएगा, लेकिन यहाँ एक में से दो घटाओगे माइनस एक बचेगा। फिर यहाँ तीन में से एक घटाओगे, यहाँ दो बच जाएगा। तो चूंकि यहाँ सार्वंतर कॉमन डिफरेंस समान नहीं है, अतः यह जो है समांतर श्रेणी नहीं है। तो बिल्कुल ये सत्य कह रहा है, ये क्या हो जाएगा आपके सत्य, और ये क्या हो गया आपके असत्य था। इसका अपने को ध्यान रखना है, बिल्कुल सही कह रहा है। क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर यहाँ यहाँ सार्वंतर, सार्वंतर जादू मंतर कह दो या छू मंतर कह दो, यहाँ सार्वंतर डी समान नहीं है, समान नहीं है, नहीं है। अतः यह, अतः यह एपी नहीं है। ठीक है, नहीं है, बिल्कुल सत्य कहा इसने, सत्य कहा इसने। किसी बिंदु की अक्ष से दूरी उस बिंदु का निर्देशांक होती है। ठीक है, क्या कह रहा है, किसी बिंदु की अक्ष से दूरी निर्देशांक होती है। देखो यहाँ पर आपके अक्ष से दूरी यानी कि आपके एक्स या वाई अक्ष होता है, ऐसा डायरेक्ट कोई अक्ष नहीं होता। ठीक है, तो इसने क्या कहा, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक होती है। ऐसा प्रश्न है आपके, किसी बिंदु की, क्या कह रहा है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक होती है। तो देखो ये अक्ष है आपके, ये आपके x अक्ष हो गया, और ये हो जाएगा आपके y अक्ष। अगर यहाँ पर ये कोई बिंदु है, इसके निर्देशांक अपन ने x, y मान लिया। ठीक है, x, y मान लिया। तो देखो अगर मैं x अक्ष से लंबवत दूरी लूंगा तो ये आएगी आपकी x अक्ष से लंबवत दूरी, ये x अक्ष से लंबवत दूरी और x अक्ष से लंबवत दूरी y निर्देशांक होती है। क्या होती है, y निर्देशांक होती है। और उसने क्या कहा, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, ये y अक्ष से दूरी तो ये वाली हो जाएगी। देखो आपके y अक्ष से दूरी कौन सी रहेगी, ये वाली रहेगी। और ये y अक्ष से लंबवत दूरी है, और y अक्ष से लंबवत दूरी क्या होती है, x निर्देशांक होती है। तो उसने क्या कहा, लेकिन किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु की y निर्देशांक होती है, असत्य है, सत्य नहीं है, ये असत्य, क्या है, असत्य है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी x निर्देशांक होती है और x अक्ष से लंबवत दूरी उसकी y निर्देशांक होती है। प्यारे दोस्तों चलो देखो, शंकु का आयतन होता है। चलो नेक्स्ट आ जाता है आपके शंकु का आयतन। तो देखो शंकु का जो आयतन है आपके, शंकु का आयतन क्या होता है, देखो ये शंकु है आपके, यहाँ पर ये आपके शंकु, इसका शंकु का जो आयतन होता है, बेलन के आयतन का 1/3 होता है, 1/3 भाग होता है। बेलन का आयतन होता है देखो आपके पाई आर वर्ग एच, शंकु का होता है बेलन के आयतन का 1/3, 1/3 पाई आर वर्ग एच होता है। और ये क्या कह रहा है, पाई आर स्क्वायर, ये शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है। ये आपके क्या होता है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर वर्ग एच, तो पाई आर वर्ग ये क्या होता है, शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपके असत्य। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा आपके असत्य। प्राय घटना ई की प्रायिकता एक ऐसी संख्या है, पी है, एक ऐसी संख्या पी है जिसका मान, पी का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। तो बिल्कुल सही है, प्रायिकता का जो मान होता है आपके, इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। प्रायिकता जो होती है पी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रायिकता का जो मान होता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है, 0 से छोटा कभी नहीं हो सकता, यानी कि ऋणात्मक नहीं होगा। 1 के बराबर हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है, लेकिन 1 से बड़ा भी नहीं हो सकता है। इसका ध्यान रखना, इसके बीच होता है। तो ये बिल्कुल सत्य कह रहा है भाई। अगला आ रहा देखो, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से कम होता है, ऐसा कह रहा है। देखो कहा क्या है इसने, अपन जब तक समझेगी नहीं। उसने क्या कहा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से कम होता है, ऐसा कह रहा है। तो देखो दीर्घ वृत्तखंड तो बनाए तो सही अभी अपन ने, देखो अपन ने इस वृत्त के 2 खंड कर दिए।
ठीक है, एक तो लघु और एक दीर्घ। तो ये आपके देखो यहां से यहां तक ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये वाला है। ठीक है, ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। या आपके दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। दीर्घ वृत्तखंड का दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये आपके दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है पूरा। ठीक है, छायांकित भाग दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। और फिर क्या कह रहा है वो, संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से कम होता है। देखो संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये वाला भाग है, ये वाला भाग है संगत त्रिज्यखंड, दीर्घवृत्त के संगत। तो सिंपल सी बात है कि उसने कहा क्या, दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से कम होता है, कम नहीं होता है, ज्यादा होता है। ये भी क्या हो गया आपके असत्य। ठीक है ना, क्या, दीर्घ वृत्तखंड, वृत्तखंड तो ये पूरा हो गया यहां से यहां तक, ये वृत्तखंड हो गया, दीर्घ वृत्तखंड हो गया। इधर ये लघु वृत्तखंड हो गया। तो ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये इतना हो जाता है यहाँ से यहाँ तक, ये वाला भाग जो हो जाता है। तो दीर्घ वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से तो ज्यादा होता है। लेकिन ये क्या कह रहा है, कम कहा है इसने, तो ये क्या हो जाएगा आपके असत्य हो जाए। बहुत ही सिंपल, सब सत्य असत्य थे। चलो नेक्स्ट वाले प्रश्न क्रमांक 2 में चलते हैं। ठीक है, ये आपके 6 ही हो गए इसमें। चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। दूसरा वाला प्रश्न आ जाता है आपके यहाँ पर, ट्रू और फॉल्स, ये इंग्लिश वर्जन भी है। अब जो है कोई इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी है तो उसको भी देख सकता है। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाती है आपके सही जोड़ी। ठीक है, अपने को क्या करना है इसमें, कॉलम ए को कॉलम बी से जो है मैच करना है। चलो देखते देखिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। ठीक है, देखो 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है, ये आपके प्रश्न है। तो इसका मान किसके बराबर होता है। देखो आपके प्रश्न, अगर आपको फार्मूले अगर आपने नहीं देखे हैं तो त्रिकोण मिति के जो फार्मूले हैं मैंने आपके बहुत ही प्यारे और इतने सरल तरीके से समझा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखें, गजब के फार्मूले। ठीक है, गजब गजब की याद रखने की ट्रिक से मैंने जो है उसमें बता रखे हैं क्लास 10th के जो है। ठीक है, बहुत ही सिंपल, इससे सिंपल तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। प्ले लिस्ट बना बनाकर मैंने पूरी आपकी जो है क्लास 10th की जो है गणित जो है मैंने अपलोड कर रखी है, आप उसको जरूर देखिए। ठीक है, ऐप में भी आपके फ्री वाले भाग में मिल जाए आपको। चलो फास्ट लर्न ऐप जो है आपके ये आपके मोनो भी है इसमें यहाँ पर, तो आप देख सकते हो। यहाँ पर देखो, या तो आपको 10 में चेंज करना है या सेक में चेंज करना है ताकि इसमें जोड़ घटाव किया जा सके। तो देखो सेक स्क्वायर का फार्मूला होता है आपके, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 + 10 स्क्वायर ए। ठीक है, सर्व समीका है आपके, ये क्या होता है, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 + 10 स्क्वायर ए होता है। तो आप सेक की जगह ये लिख दो, चाहो तो 10 की जगह भी लिख सकते हो आप इसमें। ठीक है, तो सेक की जगह लिखेंगे अपन देखो, लेकिन यहाँ पर 9 का गुणा होगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, देखो आपके 9 का गुणा हो जाएगा, इसमें भी 9 का गुणा हो जाएगा। देखो 9 का गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 + 9 का गुणा 10 में हो जाएगा 9 10 वर्ग ए। ठीक है, तो इसका जो पूरा मान आया, इसका पूरा मान क्या आया, देखो आपके 9 + 9 10 वर्ग ए, और ये माइनस 9 10 वर्ग ए। तो ये तो आपके प्लस का है और ये माइनस का है, बराबर में से बराबर घटेगा और 9 बच जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर ये कौन सी बड़ी भारी बात हो गई साहब, यहाँ पर 9 वाले दिख रहे हैं, 9 दिख रहा है और 9 तो एक ही में है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। ठीक है, तो आपके इसके सामने कौन सा आ जाएगा, एफ वाला आ जाएगा। इसके सामने आपके एफ वाली जो है, एफ वाला यानी कि 9 सही रहेगा, इसके सामने 9 आ जाएगा। ठीक है, अगला देखो कोस 0 का मान आपके क्या आ जाता है, अगला आ जाता है आपके कोस 0 का मान क्या होता है, अपने को देखना है। देखो कोस 0 का मान, ठीक है, कोस 0 का मान क्या होता है, तो देखो कोस 0 आपके, कोस 0 का मान वही होता है जो आपके साइन 90 का मान होता है। दोनों के मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कोस 90 और साइन 0 दोनों क्या होते, कोस 0 और साइन 90 दोनों के मान एक एक होते हैं। देखो एक तो ई वाला है तो इसके सामने कौन आएगा, आपके ई वाला सही, इसके सामने ई वाला आ जाएगा यानी कि 1 आ जाएगा। फिर देखो आपके साइन 0 पूछ रहा है वो, साइन 0 और कोस 90 भी दोनों क्या होते हैं, आपके बराबर होते हैं और 0 होते हैं।
ठीक है, दोनों ही क्या होते जीरो। तो इसके लिए आपके क्या आ जाएगा, ए वाला सही आ जाएगा। इसमें एक ए वाला ऑप्शन जो सही रहेगा, जीरो वाला, क्या आ जाएगा आपकी। बहुत ही प्यारा सा था। कोण वाले थीटा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, क्या कह रहा है, थीटा कोण वाले, इसमें ऐसा है, थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, ऐसा कह रहा है वो। ठीक है, थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। तो थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है आपके। ठीक है, क्या होता है ये आपके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और चाप की लंबाई के लिए भी आ जाता है आपकी, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई जो होती है, इसमें भी थीटा बटे 360 आता है, इंटू यहाँ पर क्या आ जाती है आपकी परिधि, वृत्त की क्या आ जाती है, परिधि आ जाती है। तो ये हो जाता है आपके, तो इसके सामने बी वाला सही विकल्प सही आ जाएगा। इसके सामने आपके बी वाला आ जाएगा, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल क्या कह रहा है, अर्धगोला यानी कि आधा गोला है, इसका वक्रपष्टीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखो, अर्धगोले का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल या आपके आधा गोला है, तो इसका अर्धगोले का वक्रपष्टीय क्षेत्रफल, देखो पूरा गोला अगर होता है तो उसका वक्रपष्टीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, पूरे गोले का ये होता है। तो जैसे ही उसने उसको आधा काटा, तो देखो आधे का आधा तो ये हो जाएगा आपके 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो गया। लेकिन देखो ये वाला पृष्ठ अब बच जाएगा, और ये तो क्या है, देखो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और ये वाला आपकी क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा। तो दोनों मिलकर अगर अपन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपके 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 2 पाई आर स्क्वायर, ये 1 पाई आर स्क्वायर है, 2 और 1 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और 3 पाई आर स्क्वायर वाला ये आ जाएगा आपके डी वाला सही, इसके सामने आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा इसके सामने। देखो, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहा है इसने ना, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है। ठीक है, ये आपके जो है अर्धगोले का, देखो अर्धगोले का ये वक्र वाला जो पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये क्या है आपके, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धगोले का ये वाला जो है संपूर्ण पृष्ठीय यानी कि टोटल हो गया, ये आपके क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ये आपकी क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सी वाला सही रहेगा इसके सामने, और इसके सामने डी वाला आ जाएगा। बहुत ही प्यारा था। ठीक है, ये आपके सही रहेगा। ये दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इसमें बहुत ही प्यारा था, कि आपके इंग्लिश मीडियम में भी अगर कोई विद्यार्थी देखना चाहे तो उसके लिए भी है इसमें अवेलेबल। देखते हैं, देखिए आगे देखो, इसमें आ जाता है आपके एक वाक्य और एक शब्द में उत्तर देना है आपको। एक वाक्य और एक शब्द के आ जाते हैं आपके, यहाँ पर देखो बहुत ही सिंपल सिंपल है। ऐसा ही आपके वार्षिक परीक्षा का जो है पेपर आने वाला है अपने को। ये एक, प्रत्येक का एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर देना है, केवल एक शब्द और एक वाक्य में ही आपको उत्तर देना है। द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। देखो, द्विघात समीकरण का मानक रूप, एक तो द्विघात समीकरण होती है और एक द्विघात बहुपद होता है। तो उसमें द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है आपके एक्स स्क्वायर, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है आपके एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। अगर वो बोलता द्विघात बहुपद बोलता तो अपन 0 हटा के लिख, तो ये द्विघात समीकरण का मानक रूप हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा। ये आपके द्विघात समीकरण का क्या हो जाएगा, मानक रूप हो जाएगा। बहुत ही सिंपल था। देखो अगला आता है, दो त्रिभुजों के समरूप होने की कोई एक शर्त लिखिए। कोई एक शर्त के बोला है उसने। तो देखो, अगर दो त्रिभुज है और उनके कोई दो कोण बराबर है तो भी वे समरूप होते हैं, इसको कहते हैं कोण कोण समरूप। अगर उन दोनों त्रिभुजों के
संगत भुजाएं समानुपातिक है तो भी वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। और अगर दो त्रिभुज है और उनके संगत कोण बराबर है और संगत भुजाएं समानुपातिक है तो भी वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो कोण कोण समरूपता भी होती है, कोण भुजा कोण समरूपता भी होती है। क्लियर? तो बहुत सारे, कोई भी एक प्रतिबंध लिखना है तो दो त्रिभुजों के समरूप होने की कोई एक शर्त लिखिए। तो क्या हो, देखो, संगत भुजाएं समानुपातिक, संगत भुजाएं समानुपातिक तथा संगत कोण बराबर हो, बराबर हो। लेकिन उसने क्या कहा, शर्त लिखी है उसने, ऐसा कहा, ये भी इसकी शर्त है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वाली शर्त भी। ठीक है, देखो, कोण कोण समरूपता यानी कि एंगल एंगल समरूपता भी हो जाती है, साइड एंगल साइड समरूपता भी हो जाती है आपकी शर्त, ये भी इसकी शर्त होती है। तो कोई सी भी आपको एक लिखनी है, कोई सी भी आप लिख सकते हो इसमें प्यारे दोस्तों। अगला देखते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं, मूल बिंदु 0 0 से बिंदु x1 y1 की दूरी लिखिए। तो देखो, अगर आपके मूल बिंदु है, इसका अपने को ध्यान रखना है, अगर मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु है, इसकी अगर यहाँ पर कोई बिंदु दिया है x1 y1, तो इसकी अगर दूरी निकालना है मूल बिंदु से 0 0 से, ठीक है, तो 0 0 से अगर दूरी निकालेंगे तो देखो इस सूत्र का प्रयोग करते हैं अपन, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसका प्रयोग करते हैं। तो ये आपके अंतिम वाले निर्देशांक हैं, इनको सामान्यतः अपन अंतिम वाले मानते हैं और इनको प्रारंभिक वाले, वैसे उल्टा भी मानते हो तो दोनों को उल्टा कर लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर x1 y1 x2 y2 की जगह लिख देंगे और इन दोनों जगह क्या लिख देंगे, 0, दोनों जगह 0 लिखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, x1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपके y1 का स्क्वायर, इन दोनों जगह 0 लिखेंगे हट जाएगा, ये आ जाएगा आपके। तो आपके क्या कह रहा है कि मूल बिंदु 0 0 से बिंदु x1 y1 की दूरी क्या होगी, तो x1 y1 की दूरी हो जाएगी x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका मान। ठीक है, अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये आपके बहुत ही सिंपल था। यहाँ पर देखते हैं, देखिए नेक्स्ट आ जाता है इसमें, नेक्स्ट क्या आता है, किसी खंबे की छाया तथा ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण क्या होता है। तो देखो, मान लिया जाए ये खंबा है, ठीक है, और सूर्य इधर है, सूर्य इधर है, तो देखो यहाँ से इधर देखेंगे तो ये छाया इधर बनेगी इसकी, ये छाया बनी, तो ये छाया और ये क्या है, इसकी खंबे की ऊंचाई है, ये आपके क्या है, खंबा। अगर खंबे की ऊंचाई और छाया की लंबाई अगर बराबर है तो देखो, ये तो इसको तो लंब लिखते हैं अपन, इसको आधार, और लंब और आधार बराबर कब होते हैं, जब ये वाला कोण 45 का हो, ये तो समकोण होगा, समकोण होगा, ये 45 का, तो ये भी क्या हो जाएगा आपके, देखो 45 का। तो ये दोनों बराबर कोण होने के कारण बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर, लंब और आधार बराबर हो जाएगा, तो ये 45 का आपके क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण कितना होगा आपके, 45 डिग्री। सर क्या आ जाएगा इसका आपके, 45 डिग्री। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था, ठीक है, 45 डिग्री आ जाएगा इसका, उन्नयन कोण कितना होगा, 45 डिग्री। कोण थीटा तथा आर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए। ठीक है, क्या कह रहा है, त्रिज्या, त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई का सूत्र लिखिए। त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई, देखो संगत चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू क्या हो जाएगा आपके 2 पाई आर, ये आपके ध्यान रखना है। ठीक है, कोण थीटा तथा आर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड के संगत, त्रिज्य खंड के उसी त्रिज्य खंड के संगत पूछ रहा है। ठीक है, जैसे ये आपके कोई व्रत है, ठीक है, और ये आपके त्रिज्य खंड है, ये त्रिज्य खंड है, तो इसके संगत चाप की लंबाई ये वाली ही हो जाएगी आपके, इसी चाप की लंबाई पूछ रहा है, तो कोण इसमें भी थीटा ही आ रहा था, इसमें भी थीटा आ रहा है, चाप की त्रिज्या इसमें आर आ रही थी, आर लेंगे तो ये आएगा थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर आ जाएगा, आ जाएगा। क्या कह रहा है, वर्ग 20 से 40 का वर्ग छिन्न मध्य बिंदु क्या होगा, भाई इन दोनों का मध्य बिंदु लिखना है आपको। तो वैसे भी देखो 20 और
40 के बीच में 30 आता है। ये तो क्या होता है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा या निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2 करके भी निकालते हैं इसको। तो वैसे भी आपके क्या आ जाएगा, 20 प्लस 40 बटे 2 करके भी निकालोगे तो 60 बटे 2 आएगा, और 2 तिया 6 कितना आ जाएगा आपके, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों के बीच, क्योंकि मध्य बिंदु कहा, मध्य बिंदु मध्य में होगा, तो मध्य वाला आपको बताना है, तो ये भी बहुत ही सिंपल हो जाएगा आप। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं अपन, बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न है, इतना सरल रहने वाला है प्यारे दोस्तों। आपका जो है पेपर जो है, वार्षिक परीक्षा का पेपर इतना ही सरल रहता है। आप 27 की परीक्षा के लिए 23, 24, 25, 26 वार्षिक परीक्षा के अगर पेपर हल करते हो, फिर भी आपके जो है 95, 93, 91, 91 और 95 के बीच में परसेंट कहीं नहीं जाए, क्योंकि आप पूरा कोर्स कवर कर लेते हो इनको याद पढ़े में। इसका आपको अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पर देखो, आपके सही विकल्प चुनकर लिखना है। सही विकल्प यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे सरल से है। देखो संख्याओं 6 और 20 का एचसीएफ होगा। ठीक है, एचसीएफ देखो, एक तो 6 का और एक 20 का बोल रहा है, तो इन दोनों के देखो अगर अपन गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा इसका 3 हो रहा है, इसका करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3, 4 आ रहा है। यानी कि यहाँ क्या आ जाएगा, देखो 2 की घात 2 इंटू 5 लिखा है, पर कितना आ जाएगा, 5, कितना होगा, 5। ठीक है, ये आ गया। देखो इन दोनों के गुणनखंड किए अपन ने, 6 का आया 2 गुणा 3, 20 का आया 2 दूनी 4, 4 5 20, यानी 2 की घात 2 इंटू 5। तो देखो एच सी एफ किसका किसका, 6 और 20 का पूछ रहा है वो। तो देखो यहाँ पर जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 2 है, उभयनिष्ठ यानी कि जो कॉमन दोनों में मिलता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड की छोटी घातों का गुणनफल होता है। तो छोटी घातों का गुणनफल क्या है, यहाँ पर छोटी घात ही एक ही है, उभयनिष्ठ वाली तो केवल 2 है, 2 की छोटी घात 1 हो जाएगी, बड़ी घात 2 थी, छोटी घातों का गुणनफल। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की, उभयनिष्ठ गुणनखंडों की छोटी घातों का गुणनफल। ये आपके, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा आपके, ये वाला सही विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा आपके। यहाँ पर 6 और 20 का जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा आपके, 2 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वाला प्रश्न आ जाता है आपके पर, नेक्स्ट वाला प्रश्न आ जाए, बहुत ही प्यारा सरल सा सिंपल सा प्रश्न है। ये वाला देखो आपके आ जाता है यहाँ पर, सरल सा सिंपल सा है। ठीक है, यहाँ पर आ जाता है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर क्या आ रहा है आपके, देखो c1/c2। यहाँ पर ये आ गया, देखो आपके a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो, तो रेखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर c1 व a2x प्लस b2y बराबर c2 का एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, क्या होगा भाई, ये तीनों अगर बराबर है तो अनंत अनेक हल होते। ठीक है, अद्वितीय हल, अद्वितीय हल तो कब होता है, जबकि दोनों बराबर नहीं हो। यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो यहाँ होता है आपके अद्वितीय हल, अद्वितीय। ठीक है, और यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के, तो कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ये कोई हल नहीं होता है। और तीनों अगर बराबर है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके, अनंततः अनेक हल होंगे, अनंत अनेक हल होंगे। इसका आपने को अच्छे से ध्यान रखना है, अनंत क्या हो जाएंगे आपके, अनेक हल हो जाएंगे। इसके लिए इस स्थिति में अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जाता है देखो आपके, ठीक है, द्विघात समीकरण। तो इसमें आपके देखो सही विकल्प कौन सा है, अनंत अनेक हल होगा, तो आपके डी वाला सही विकल्प आपके इसमें क्या रहेगा, सही रहेगा, डी वाला अनंत हो जाएगा इसके लिए आपके। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है देखो आपके, यहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर होंगे। देखो वास्तविक और बराबर होंगे ऐसा कहा है,
तो देखो वास्तविक और बराबर होने के लिए जरूरी है यदि आपके विविधकर का मान b1 ऋण 4ac का जो मान है वो 0 से बड़ा है तो वास्तविक और असमान होते हैं। इसमें वास्तविक और असमान होते हैं। अगर b1 ऋण 4ac बराबर 0 है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। ठीक है, इसमें वास्तविक और असमान क्या होंगे, इसमें वास्तविक, वास्तविक और असमान। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, वास्तविक प्लस समान होंगे। और अगर विविधकर का मान जो है 0 से छोटा है तो अधिकल्पित होंगे या वास्तविक नहीं होंगे, अधिकल्पित। ठीक है, या वास्तविक नहीं होंगे। तो उसने क्या कहा, वास्तविक और बराबर होने के लिए, तो वास्तविक और बराबर होने के लिए b1 ऋण 4ac 0 के बराबर होना चाहिए, तो आपके बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल आपके सही रहेगा। मेरे दोस्तों, अगर आपने वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करना सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे दोस्तों, ताकि नए नए आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपकी पूरी गणित जो है मैंने क्लास 10th की जो है प्ले लिस्टें बना बनाकर अपलोड कर रखी, उसमें 2023, 24, 25, 26 और अर्धवार्षिक परीक्षा का 2026 का पेपर भी मैंने अपलोड कर रखा, तो आप उनको भी इंजॉय करें। इंजॉय करें, जरूरी है, इंजॉय करना जरूरी है। ये इंजॉय करते हुए अगर आप करोगे तो बहुत मजा आ जाएगा याद। ठीक है, उससे आलस नहीं आता। तो देखते हैं, देखो नेक्स्ट आ जाता है आपके यहाँ पर, नेक्स्ट आता है, देखो यहाँ पर यह है आपके नेक्स्ट, बहुत ही सिंपल सा, एपी 2, 4, 6 का 10वां पद पूछ रहा है, इसका 10वां पद पूछ रहा है। तो देखो nवें पद को निकालने का ये सूत्र n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो उसने क्या कहा, 2, 4 और 6 का 10वां पद पूछा है इसने। तो अपने को 10वां पद निकालने के लिए अपने को ए भी चाहिए, एन चाहिए और डी चाहिए। अगर ये सारे है अपने पास तो 10वां पद यानी कि ए 10 का मान निकालना है। तो देखो यहाँ एन है तो यहाँ एन आता है, तो यहाँ 10 है तो यहाँ 10 आ जाएगा, तो यहाँ आपके 10 माइनस 1 आ जाएगा। और ए क्या है, पहला पद, तो ए का मान तो कितना हो गया आपके 2। और डी क्या आता है, सार्वंतर, चाहे इसमें से इसको घटा लो चाहे इसमें से इसको घटाओ, तो 4 में से 2 घटाओगे तो आप कितना बच रहा है, देखो 2, तो यहाँ पर इसका मान 2 आ गया। तो ये 2 तो ऐसे लिखा, 10 में से 1 घटेगा 9, 9 का गुणा 2 में करें 9 दूनी 18, और 18 और 2 जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा 20, 20 हो जाएगा। और 20 आपका एक ही ऑप्शन है, ठीक है, बी वाला है जो कि मैंने सी टाइप कर रखा है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपके 20 सही रहेगा आंसर। ठीक है, 20 सही रहेगा, ये बी वाला जो है आपके यहाँ पर बी वाला सही रहेगा। ये सी आपके जो है 10वां पद जो है क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है, देखो आपके बिंदु 2, 3 बिंदु 2, 3 तथा 4, 1 के बीच की दूरी। देखो किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसके निकालने का ये आपके फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये इस सूत्र के द्वारा आप आसानी से याद रख सकते हैं इसको। देखो x2 माइनस x1 ये द्वितीय नंबर के हैं दोनों, ये दोनों दूसरे नंबर के हैं, 4 और 1 है, तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपके देखो 1। ठीक है, x1 x2, x1 का मान 2 है, x1 x2, ठीक है, देखो यहाँ x1 x2 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखो मिस्टेक क्या आ रहा है, देखो x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 1 आ जाएगा, आ जाए 4 माइनस 1 आ जाएगा। x2 माइनस x1 करेंगे ना अपन, क्या करेंगे, देखो x2 माइनस x1 करेंगे, x2 माइनस x1 करेंगे यानी कि 4 माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, x2 माइनस x1 ये क्या हो जाएगा आपके x2 y2 और ये हो जाएंगे x1 y1। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर वर्ग हो जाएगा। y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 3 हो जाएगा, 1 माइनस 3 का वर्ग हो जाएगा। और देखो यहाँ 4 में से 2 घटेगा, 2 बच जाएगा, 2 का वर्ग होगा।
प्लस, या एक में से 3 घटेंगे, -2 का वर्ग होगा। और यहाँ भी 2 का वर्ग 4, -2 का वर्ग भी 4, 4 और 4 8 हो रहे हैं। कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। और 8 का वर्गमूल निकालोगे तो देखो इसको लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, तो एक युग्म बना, एक 2 बाहर, एक 2 अंदर बचा, तो 2 वर्गमूल 2 आ जाएगा, 2√2। इसका सही विकल्प आपके 2√2 या √8 ही दे दिया है इसने। ये प्यारे दोस्तों यही जाएगा सही विकल्प, 8 आ जाता है। क्लियर? चलो देखते देखिए नेक्स्ट आ जाता है आपके, बहुत ही सिंपल सा पेपर है। देखो देखो अब वो क्या कहा इसने, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो देखो वृत्त है तो अपन जब बिंदु, अगर अपन देखो केंद्र से अगर समान दूरी पर बिंदु लेते हैं और उनको मिलाते हैं तो वृत्त बनता है। लेकिन ये तो अपन इन बिंदुओं को तो गिन ही नहीं सकते। ये इन बिंदुओं को जो परिधि बनती है, बिंदुओं से जो है, किसी बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदुओं का जो समूह होता है वो वृत्त की क्या होती? परिधि। ये उनको मिलाने से वृत्त बनता है। तो उस पर अनंत बिंदु होते हैं। तो एक बिंदु, एक स्पर्श रेखा का एक ही बिंदु होता है, तो जब स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो अपन अनंत हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाता है? देखो अनंत, अनंत हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर आप एक स्पर्श रेखा खींचोगे, लेकिन बिंदु कितने हो जाएंगे? अनंत हो जाएंगे। ठीक है, तो बिंदु जब अनंत होंगे तो स्पर्श रेखाएं भी क्या हो जाएगी? अनंत। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो अनंत हो सकती। डी वाला सही विकल्प बिल्कुल सही रहेगा आपके लिए। चलो देखते देखिए नेक्स्ट वाला प्रश्न आ जाता है आपके, बहुत ही प्यारा प्रश्न आ जाता है। देखो आपके ये इंग्लिश वर्जन भी है इसका, देखो आपके, आप बिल्कुल देख सकते हो इसमें इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी है वो इनको देख सकते हैं। देखो अब आपके रिक्त स्थान आ जाते हैं, बहुत ही प्यारा पेपर है आपके। रिक्त स्थान आ जाता है, देखो आपके यहाँ से जो है रिक्त स्थान देखते हैं। देखिए देखो √2 एक संख्या है, तो देखो √2 की बात करी उसने, तो आप जानते हो देखो √2, √3, √5, ठीक है, √6, √7, √8, ठीक है। ये सारी संख्याएं क्या है? आपके अपरिमेय। अपरिमेय कौन सी है? अपरिमेय। √8 भी प्यारे दोस्तों आपको ये समझना जरूरी है, √8 भी अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि अगर इसको हल करोगे तो देखो 2 वर्गमूल 2 आएगा, एक तो परिमेय आ रही है और एक अपरिमेय आ रही है, दोनों का गुणा हो रहा है, तो इनके गुणा से परिमेय और अपरिमेय का जो गुणनफल होता है वो भी अपरिमेय होता है, इसलिए ये भी अपरिमेय संख्या है, आपको इसका ध्यान रखना। ठीक है, देखो मैंने 4 नहीं लिखा है, क्योंकि 4 √4 लिखोगे तो इसका वर्गमूल 2 होता है, 2 परिमेय संख्या होने के कारण √4 भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। वर्गमूल 4 का मान 2 आता है, 2 परिमेय संख्या है, इसलिए वर्गमूल 2 भी परिमेय संख्या होगी। वर्गमूल 4 सॉरी, वर्गमूल 4 भी क्या होगी? परिमेय होगी। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल वर्गमूल 4 का मान कितना आया? 2 आया। ये 2 क्या है? परिमेय है। तो जब 2 परिमेय है तो ये भी क्या होगी? परिमेय होगी। इसका अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपके क्या आ जाएगा? तो देखो 2 क्या हो जाएगा? वर्गमूल 2 क्या हो जाएगी? आपके अपरिमेय। तो ध्यान रखना, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, ये आपके अल्टरनेट क्रम में हर साल पूछे जाते हैं, से एक आपको अच्छे से ध्यान। ठीक है, तो आपको मैंने बहुत सारे बता दिए और भी। ठीक है, जिसका वर्गमूल जो है आप वर्गमूल निकाल लो उसका, जिसका वर्गमूल अपरिमेय होगा वो अपरिमेय रहेगी, जिसका वर्गमूल परिमेय रहेगा वो परिमेय रहेगी। इसका अपने को ध्यान रखना। चलो देखो नेक्स्ट आ जाता है आपके यहाँ से, नेक्स्ट वाला आता है देखो आपके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आपके वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। एक बहुपद जिसकी घात 3 है तो वह त्रिघात बहुपद हो जाएगा। त्रिघात, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। 2 घात वाला द्विघात बहुपद हो जाएगा, 3 घात वाला त्रिघात बहुपद हो जाएगा आपके। देखो 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 का सारवंतर डी है।
इसका सार्वंतर क्या होगा, इसका ऐसा कह रहा है। तो देखो इसमें से इसको घटा लो, किसी भी अगले वाले पद में से उससे पहले वाला पद घटाना होता है। तो अगला वाला 1/2 था, इसमें से इससे पहले वाला यानी 3/2 घटा दिया। देखो अगले वाले में से, यानी कि ये दूसरा और ये पहला, दूसरे वाले में से पहला घटा दिया। यहाँ करोगे तो आप किसको घटाना, इसमें से इसको घटाओगे, यहाँ घटाओगे तो इसमें से इसको घटाओ, सबका समान आएगा। अगर वो एपी है, अगर प्यारे दोस्तों एपी है, तो सार्वंतर कॉमन डिफरेंस सभी पदों का समान होता है, इक्वल होता है। इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो अपने इसमें से इसको घटाया। देखो अगर हर समान हो तो अंश में डायरेक्ट जोड़ घटा हो जाता है। एक हर को नीचे लिख दो, ये हर हर नीचे लिख दिया, एक हर को नीचे लिखा, ठीक है। तो एक में से 3 घटाओगे तो आपके क्या आएगा, -2। और देखो 2 से 2 काटोगे 1, तो -1 आएगा। कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, कितना प्राप्त हो रहा है प्यारे दोस्तों, -1 आ। सार्वंतर कॉमन डिफरेंस जो है -1 होगा इसका। देखो नेक्स्ट आ जाता है आपके इसका, नेक्स्ट क्या है, सभी सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं। देखो सभी सर्वांगसम त्रिभुज जो है वो समरूप होते हैं, सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं, ये समरूप होते हैं। जितने भी सर्वांगसम त्रिभुज है, सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप होते हैं, ये ध्यान रखना। सभी सर्वांगसम कहा उसने, ध्यान रखना। तो सभी सर्वांगसम त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते ही सही है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। अगला आ जाता है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। देखो वृत्त को अगर 2 बिंदुओं पर प्रच्छेद कर रही है तो उसको क्या कहेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाली रेखा को प्रतिच्छेदी रेखा कहें, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाली रेखा को प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। और 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को ध्यान रखना जीवा कहें, तो क्या कहेंगे अपन, जीवा का ध्यान रखना, ठीक है। तो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाली रेखा को प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। किसी घटना ई की ई के लिए प्रायिकता P प्लस P नॉट, देखो इन दोनों का मान जो है हमेशा 1 होता है, ठीक है। P हाँ प्लस P नहीं भी लिख सकता है वो, P हाँ प्लस P नहीं, ठीक है। P ई प्लस P नोट भी पढ़ते हैं इसको, तो इन दोनों का योग कितना होगा, 1 होगा। बहुत ही प्यारा महत्वपूर्ण था, देखो बहुत ही सिंपल सा था ये। आपके नेक्स्ट में चलते हैं, तो आपके यहाँ तक देखो सही विकल्प थे आपके। ये आपके इसमें इंग्लिश वर्जन भी है, आप इसको भी देख सकते हो। देखो यहाँ से आपके जो है इन दोनों से समदूरस्थ बिंदु पूछ रहा है कि इन दोनों से समदूरस्थ बिंदु क्या होगा। y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए, y अक्ष पर पूछा उसने, जो इन दोनों बिंदुओं से क्या हो, समदूरस्थ हो। मतलब कहने का अर्थ है कि बराबर दूरी पर हो, समदूरस्थ हो यानी कि बराबर दूरी पर हो, ठीक है। तो इन दोनों से समदूरस्थ हो ऐसा अपने को जो है बिंदु पूछ रहा है, वाई अक्ष से पूछ रहा है। तो देखो वाई अक्ष से समदूरस्थ बिंदु है, इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। और वाई अक्ष पर आप कहीं भी बिंदु लो, उसका एक्स निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है, इसका अपने को अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। वाई अक्ष पर आप कहीं भी बिंदु लोगे तो वाई कोमा जीरो, सॉरी आपके देखो क्या हो जाएगा, 0, y हो जाएगा, 0, y हो जाएगा। y अक्ष पे कहीं भी आप लोगे तो, और वो बिंदु इन दोनों बिंदुओं से क्या हो, समदूरस्थ हो, ऐसा कह रहा है, बराबर दूरी पर हो, बराबर दूरी पर होना चाहिए इन दोनों बिंदुओं से। तो देखो आपके दोनों बिंदुओं से बराबर दूरी पर जब होगा तो देखो दूरी का अपन फार्मूला लगाकर अपन समदूरस्थ बिंदु निकाल सकते। वाई अक्ष से बोला है, वाई अक्ष से, वाई अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी बिंदु के निर्देशांक अपने को निकालना पड़ेगा। तो P अगर आप x, y मानोगे, x, y है, लेकिन उसका देखो y अक्ष पर है तो x निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा, यानी कि P 0, y होगा, ठीक है। तो अपन 0, y, P 0, y माना, ठीक है। ये मान लिया अपन ने P 0, y। तो जैसे y का मान आएगा आपके बिंदु आ जाएगा, वो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। यानी कि अगर इसको आप A नाम दिए, ठीक है, तो देखो P से अगर वो बिंदु P 0, आपकी क्या है, y है,
ये आपके बिंदु क्या है, अपन ने इसको 0, y नाम दिया, इसको P को। तो P से A की दूरी और P से B की दूरी क्या होगी, बराबर। यानी कि आपकी क्या हो जाएगा, PA बराबर क्या होगा, PB। क्योंकि दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है, समान दूरी पर है। तो दूरी समान होने का फार्मूला लगाना है। दूरी क्या होना चाहिए, समान का जो है अपन जब सूत्र लगाएंगे तो उससे आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो दूरी का तो ये फार्मूला है आपके। दूरी का फार्मूला क्या है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है तो अंडर रूट के अंदर क्या आता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फार्मूले से अपने को निकालना है। पहले इससे इसकी दूरी निकालो, फिर इससे इसकी दूरी निकालो, चाहे इससे इसकी भी निकाल सकते हो। तो इससे इसकी देखो, x2 माइनस x1 यानी 0 - 6 हो जाएगा, 0 - 6 का वर्ग। क्योंकि देखो इनको अगर अपन वर्ग भी कर देंगे तो डायरेक्ट वर्गमूल हट जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा आपके। ठीक है, वर्ग से वर्गमूल हट जाएगा। ठीक है, वर्ग भी कर सकते हैं अपन। तो ये आ जाएगा आपके देखो 6, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 हो जाएगा। फिर देखो y2 माइनस y1 हो जाएगा, y2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो इधर से इधर किया, लेकिन अपन ने देखो इधर से इधर किया है अपन ने, अच्छा रहेगा। देखो ये x2 माइनस x1, ये x2 माइनस x1, ये y2 माइनस y1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके, y माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर पीबी। पीबी के लिए ये आ जाएगा इधर से, देखो आपके पीबी के लिए ये लेंगे। देखो ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, इन जीरो में से या -4 हो जाएगा। 0 - क्या आ जाएगा, -4, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर प्लस क्या आ रहा है, देखो y2 माइनस 1, y2 माइनस y1 यानी कि y -3 हो, y -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो 0 में से -6 घटे, -6 ही हो गई, -6 का वर्ग 36 हो जाए। यहाँ आ रहा देखो y -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इनको अपन हल कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल है। a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से आपको इसको हल करना। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इससे आपको जो सर्व समीकरण से इसको हल करना। तो देखो किसको, देखो y -5 को हल करना, इसको हल करेंगे y -5, और एक किसको करेंगे y -3। एक की जगह y, बी की जगह 5 लिखना इसमें। एक की जगह y लिख दिया, वर्ग वर्ग -2, एक की जगह y, बी की जगह 5 प्लस फिर बी की जगह 5 लिख दें, इसका वर्ग वर्ग। इसके लिए लगाओगे तो देखो एक की जगह तो y, बी की जगह 3 आएगा, जगह y, y का वर्ग -2, एक की जगह y और बी की जगह क्या आ रहा, 3 प्लस फिर बी की जगह 3 लिख दिया, वर्ग है तो वर्ग। तो इसका y -5 का मान वो आ रहा है, देखो y वर्ग माइनस, यहाँ देखो 2 5 10y हो जाएगा, 10y प्लस 5 का वर्ग क्या हो जाएगा आपके 25 बराबर। देखो देखो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, +4 का वर्ग 16। और यहाँ देखो y -3 का मान ही आया, y वर्ग -2 × 6y प्लस 3 का वर्ग कितना हो रहा है, 9। और यहाँ देखो ये भी y वर्ग प्लस का, ये y वर्ग प्लस का, इससे ये कट जाएगा आपके, इससे क्या हो जाएगा, क्योंकि प्लस का इधर आएगा माइनस का घट जाएगा। अब यहाँ देखो और भी कोई घट रहा है नहीं, देखो यहाँ पर क्या आपके क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर देखो ये माइनस का 10y इधर आएगा, प्लस का 10y हो गया, और ये माइनस का 6y इधर है। देखो 16 और 9 जोड़ोगे तो आपके 25 हो रहा है, 16 और 9 जोड़ोगे आप 25 हो रहा है। ये 25 से ये 25 घट जाएगा, क्योंकि प्लस का इधर आएगा माइनस का, इधर कितना बचा, देखो 36। और देखो आपके 10y में से 6y घटेंगे तो 4y बचेंगे, इधर क्या आ रहा है आपके 36। ये 4 से ये कट जाए, 4 9 36, तो y बराबर कितना आ गया आपके, देखो 9। y का मान 9 आया, लेकिन उसने बिंदु पूछा है, तो यहाँ देखो 9 लिखेंगे तो बिंदु आ जाएगा, ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए। अतः बिंदु, अतः बिंदु, बिंदु क्या हो जाएगा, 0,9 होगा।
0,9 हो जाएगा वह बिंदु, जो क्या होगा y अक्ष पर होगा और इन दोनों बिंदुओं से क्या होगा समदूरस्थ होगा, समान दूरी पर होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसका, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या आपके आ जाता है। ये बहुत ही सिंपल है और प्यारा सा भी है। देखो इसमें डायरेक्ट आपको क्या करना है, सूत्र अप्लाई करना है। ठीक है, इसमें भी देखो दूरी पूछी है a,b, ठीक है, और -a,b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, तो दूरी इसके बोलो a,b बिंदु तथा -a,-b बीच की दूरी। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। देखो दूरी के लिए तो यही फार्मूला लगाएंगे अपन, कौन सा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चाहो तो ये आपके 2 वाले ले सकते हो, चाहो तो इसको 2 वाले ले सकते हो, ये 1 वाले, तो ये हो जाएगा आपके x2 y2 और ये हो जाएगा आपके x1 y1। इससे आप हल कर सकते हो इसको। तो देखो अपन मानते हैं डायरेक्ट आंसर आ जाएगा x2 माइनस x1। देखो x2 माइनस x1, माइनस ए में से ए घट जाएगा, माइनस ए में से ए घटाएंगे, दोनों माइनस का हो जाए इसका वर्ग, प्लस फिर देखो y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, यानी माइनस बी में से बी घटा दो, माइनस बी में से ये बी इसका मान घटाओगे यानी कि माइनस बी हो जाए। देखो y2 का मान क्या था, माइनस बी था, ये वाला माइनस लगाया, फिर बी, y1 का मान भी क्या था आपके बी था, तो यहाँ बी लिख देंगे। देखो -a - का वर्ग हो जाएगा, -b -2b का वर्ग हो जाएगा, ये अंडर रूट हो गया आपके। देखो माइनस वाली का वर्ग करते हैं तो प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, ये भी 4, a का वर्ग, यहाँ भी 2 का वर्ग 4, यहाँ भी क्या होगा b का भी क्या हो जाएगा वर्ग, ये अंडर रूट। फिर दोनों में से अपन 4 कॉमन ले लेंगे, क्या बचा a वर्ग प्लस b वर्ग, अंडर रूट में बच रहा है ये, दोनों में से कॉमन लेने के बाद, और 4 का वर्गमूल आप चाहो तो बाहर 2 लिख सकते हो, अंडर रूट में कौन बचेगा, वर्ग प्लस b वर्ग भी लिख सकते हो, ये इसका मान है। बहुत ही प्यारा प्यारे दोस्तों, यहाँ तक आपकी प्रश्न क्रमांक 2 हो गया। अब इससे नेक्स्ट जो है अपन जो है अगले वीडियो में लेंगे, इसको 3 भागों में बनाएंगे अपन, ठीक है, ताकि आपके देखने में भी सुविधा रहे। आपको पहले नंबर का जो वीडियो है कमेंट सेशन में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना नहीं दोस्तों। जय श्री माँ।